तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग चल रही है और लोगों में एक जोशो खरोश देखा जा रहा है। सिर्फ मायूसी थोड़ी सी सुबह के वक्त जो हुई थी वो ईवीएम्स को लेकर हुई थी, जहां पर बहुत जगहों पर ईवीएम्स के खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर इस परेशानी का हल निकाल लिया गया और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। इस चुनाव पर आज की पोलिंग पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान लखनऊ से सुरेंद्र दुबे जी काफी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दुबे जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात यही कर रहे थे कि भाई राम एक बड़ा इशू है, राम मंदिर एक बड़ा इशू है जिसे मध्य प्रदेश के चुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुबे जी, इस चुनाव में अगर आप देखिए तो बीजेपी ने तो नजरअंदाज मुसलमानों को क्या ही किया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने भी एक तरह से मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, वो इसलिए नजरअंदाज कर रही है, ये 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली उसमें एक हिंदुत्व जो है ओवरऑल उभर के आ गया और एक बहुमत का देश है हिंदुओं का। सही। तो कांग्रेस को ये लगा कि हम अब हिंदुओं को नाराज करके राजनीति नहीं चला सकते। पहले देखिए डिक्शनरी बदली हुई थी जी, अगर प्रो मुस्लिम है तो आप सेकुलर हैं और प्रो हिंदू हैं तो आप कम्युनल हैं। हाँ। अब वो परिभाषा बदल गई जी। तो ये इस वजह से जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उसको मालूम है कि अगर हमने प्रो मुस्लिम एटीट्यूड लिया, और ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की मजबूरी, हम इनसे बहुत आग्रह न करें कि टोपी लगा लीजिए और आइए मस्जिद में नमाज पढ़िए। आप देखिए कोई चुनाव नहीं जाता, खाली अभी दरगाह में गए हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की कंबाइंड जगह समझी जाती है। ये होशियारी कांग्रेस इस समय दिखा रही है ताकि जो हिंदू है उनको एंटी हिंदू ना समझ ले, इतनी होशियारी वो लोग कर रहे हैं। कि प्रधानमंत्री इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के मामले पर कांग्रेस क्या कहते हैं जजेस पर कमेंट कर रही है। अभी आपने इंद्रेश जी का बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं और उनके केंद्र सरकार के तमाम मंत्री खुलेआम मंदिर बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। पूरा देश इस कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वाकई केंद्र सरकार मंदिर बनाना चाहती कि नहीं बना रही। उस ऊहापोह में और इस परिस्थिति में पूरे देश में एक माहौल बना हुआ कि विकास की कोई बात नहीं करता। सारी विकास की बातें पीछे हो गई, बस मंदिर मंदिर। अगर ऐसा एटीट्यूड है केंद्र का, उसको लगता है कि नहीं देश का विकास बहुत जरूरी है, किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई दंगा ना हो, इसलिए हमको मंदिर का मुद्दा भी नहीं उठाना चाहिए, देन द पीएम शुड क्लैरिफाई इट। वो इस देश के हित में, लोकतंत्र के हित में। मैं ये बात कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको करना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल आदमी अपने हिसाब से काम करता है, उसको जो ठीक लगेगा। हम एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एनालिटिकल ठीक लग रहा है, हम लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सही। ताकि देश आगे बढ़ सके, पीछे ऐसी बातों में न उलझा रहे जिनका कोई मकसद नहीं है। हम कहते हैं मंदिर बनी जाएगा तो क्या होगा और नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, अगर व्यक्तिगत मेरी राय ये है। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बिला वजह इसको लेकर के कहावत है हिंदी में कि सूत न कपास कोरिन में लट्ठी में लट्ठा है, कहीं कुछ नहीं, बस लाठी चल रही है कि हम बना देंगे, वो कहते हैं हम नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। लेकिन दुबे जी, जिस तरह की सियासत अब हो रही कि भाई विकास और डेवलपमेंट छोड़कर आप सीधे मजहबी और रिलीजियस जो इशू होते हैं उसे लेकर आते हैं और वो पार्टियां एक तरह से जीतकर निकल जाती हैं, ये जो एक माहौल बन रहा है मुल्क की सियासत के लिए और समाज के लिए, मतलब सारे समाज के लिए कितना खतरनाक है जो अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि भाई एक राम मंदिर का इशू उठा दिया या कोई दूसरा रिलीजियस इशू उठा दिया और उसके ऊपर आप चुनाव जीतकर चले जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर बात है डेमोक्रेसी के लिए भी और इस देश के लिए भी और हमारे विकास के लिए भी। देखिए, हमारे मूल मुद्दे जो है क्या है, आदमी क्या चाहता है, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल, और एक सामाजिक सुरक्षा कि वो सुरक्षा के साथ चाहे सड़क पर ही रहता हो, लेकिन वो भी चाहता है इतनी सुरक्षा रहे कि चोर हमारी गठरी न चुरा ले जाए। जो मुख्य बातें हैं
इनसे हटकर अगर हम मंदिर पर, इसीलिए मैंने कहा कि अगर मंदिर बन जाएगा तो क्या है, इस देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और नहीं बनेगा तो क्या देश 100 साल पीछे हट जाएगा। इस तरह के मुद्दे उठाकर जो हम समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम अपने समाज को पीछे ले जा रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को। हम अगर पूरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप और पता नहीं कौन कौन से शब्दावली इस्तेमाल की गई, बहुत अच्छी बात है, जनता ने उसका तालियां बजा के स्वागत किया। लेकिन अब जो चुनाव का दौर है उसमें लगता है स्टार्टअप और इंडिया और स्टैंड इंडिया और तमाम जो जुमले दिए गए उनके कोई चर्चा नहीं। पहले कहा जाता सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आएंगे। अब ये दो शब्द, दो नारे मैं सुनने के लिए 2-3 महीने से तरस गया हूं। ये नारे कोई नहीं ले रहा है कि सबका साथ हम सबके विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो आने कायदे से बात इस पर होनी चाहिए ना, सही। अच्छे दिन आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। पूरे देश ने उनको अपने सर पर उठाया कि बैठाया कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो उसी बात पर कायम रखिए जो आपने वादा किया। अब आप उन बातों पर क्यों जा रहे हैं जिसका आपने कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने कोई वादा नहीं किया। वो वादा उनकी पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें 14 में भी वो बहुत यदा कदा घुमा फिरा के जिक्र करते थे। इस मामले में उन्होंने पॉलिटिकल क्लैरिटी और पॉलिटिकल जिसको कहते हैं होशियारी शुरू से बढ़ती, बहुत ज्यादा अपने इन्वॉल्व नहीं किया, भले खंडन नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपना ज्यादा रखें तो देश के लिए भी हितकर है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी हितकर है। अगर वो और सुरेंद्र दुबे जी, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस भी एक तरह से जान गई है कि भाई अब उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक तरह से रिवायती वोट बैंक है। मुसलमानों के सामने ऑप्शन क्या है भाई, वो लौटकर तो कांग्रेस ही के पास आएंगे। कांग्रेस भी इस चीज को अच्छे से समझ गई है और यही वजह है, चाहे आप गुजरात के चुनाव ले लीजिए इससे पहले या कर्नाटक के चुनाव ले लीजिए और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान और दूसरी रियासतें, मुसलमानों को इग्नोर किया है कांग्रेस ने, सिर्फ इस वजह से कि आपको लगता है कि भाई कांग्रेस ये समझती है कि भाई रिवायती वोट बैंक है और इनकी मजबूरी है कांग्रेस के पास आना, मजबूरी का फायदा भी उठा रही कांग्रेस। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो नहीं जाते उन जगहों पर मस्जिद में, क्योंकि उनको मालूम जाएंगे हमारा हिंदू वोट हटेगा और मुस्लिम के पास वो अगर मान लिया कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो ठीक उससे मिलती जुलती किसी वो बीजेपी को वोट थोड़ी देने चले जाएगा। और मुसलमान भी समझता है कि भाई जब बहुमत हिंदुओं का है तो ये कांग्रेस पार्टी उनको एंटेगोनाइज करके हमारी खुलेआम वकाले, एक देखिए पॉलिटिक्स समय के हिसाब से बदलती रहती, चल गया 50-60 साल कि हम प्रो मुस्लिम होकर के और हिंदुओं ने भी वोट दिया उनका, ठीक है भाई माइनॉरिटी इनको भी आगे बढ़ाइए हम आपके साथ हैं। और मामला बदल गया 14 से। तो बदली हुई परिस्थितियों में हर पार्टी पॉलिटिक्स करती है और कांग्रेस भी वही कर रही है, इसीलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। बिल्कुल। लेकिन 2000 मतलब जो मौजूदा में चुनाव हैं दुबे जी, कैसे कहा जा रहा है कि भाई ये सेमीफाइनल है और क्या वाकई में इसका फायदा 2019 में मिलेगा? क्योंकि मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि भाई असेंबली के जो चुनाव होते हैं उनकी नोयत अलग होती है, उनकी रूपरेखा अलग होती है, और पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनकी रूपरेखा अलग होते हैं। कितने असरदार होंगे ये चुनाव लोकसभा के चुनाव पर? देखिए अब स्थिति बदल गई है अबू साहब जी। है क्या कि अब जो असेंबली के भी चुनाव हो रहे हैं उन पर नेशनल चुनाव का ही छत्र छाया चल रही है, इसीलिए नेशनल इश्यूज हावी है। अब आप एक डिस्कशन के लिए समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। मान लीजिए इन 3 राज्यों में कुछ उलटफेर होता है जी, तो जो कांग्रेस गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही उस गठबंधन बनाने को गति मिलेगी। जो पार्टियां अभी दूर भाग रही हैं वो पास आने की कोशिश करेंगे और उनको यूनाइट होने में मदद मिलेगी। अब दूसरा पक्ष हम डिस्कस करते हैं। मान लिया तीनों जगह इन जगहों पर बीजेपी ही जीत जाती है तो फिर कांग्रेस का गेम पूरा गड़बड़ा जाएगा जहां तक गठबंधन बनाने की बात है। लेकिन एक जो मिनिमम प्रोग्राम है इन लोगों का एकत्र होने का वो ये है कि आउट बीजेपी, आउट मोदी, और फिर हम देखेंगे क्या आगे होगा। इसलिए ये चुनाव सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में 2 सेमीफाइनल होते हैं, एक फर्स्ट सेमीफाइनल है, सेकंड सेमीफाइनल।
ये फर्स्ट सेमीफाइनल है, बल्कि सेकंड फाइनल सेमीफाइनल है। इसके बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं होने वाला है जो उसको प्रभावित कर सके। तो मुझे लगता है कि इसके आउटकम डेफिनेटली 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या पॉलिटिकल इक्वेशन बनेगी, कौन पार्टियां किधर जाएंगी। हो सकता है एक आध पार्टी जो बीजेपी छोड़ गई है, हो सकता है देखे कि कांग्रेस का कुछ नहीं बन रहा तो फिर को वापस चल जाए। राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, उसमें आप कोई परमानेंट कोई बात नहीं कर सकते। यू टर्न राजनीति की सबसे पहली पाठशाला है, यू टर्न कभी भी नेता कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि 11 दिसंबर के बाद अगर हम लोग बैठे हम आप इसी चैनल पर, तो हम आप फिर शायद डिस्कशन करने का यही विषय होगा कि अब इन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद देश की राजनीति किधर जाएगी और पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या बनेगी, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 11 तारीख एक तरह से जिस दिन नतीजे आना शुरू होंगे इन इंतखाबात के, उस दिन तस्वीर तो वाकई में बिल्कुल साफ हो ही जाएगी। और क्योंकि 2019 भी करीब है, ऐसे में सबकी नजरें इन चुनाव पर भी एक तरह से टिकी रहेंगी। और न्यूज़ 18 उर्दू की निगाहें भी आज की पोलिंग पर लगातार टिकी हुई हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। सुरेंद्र दुबे जी लगातार हमारे साथ।